नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिन्हा घाटशिला कॉलेज के इतिहास विभाग में कार्यरत हूँ। आज मैं पीजी सेमेस्टर 4 के बच्चों के लिए अकबर की भूमि व्यवस्था या भू राजस्व व्यवस्था टॉपिक को लेकर आई हूँ। और ये पीजी सेमेस्टर 4 के बच्चे का सीशी 10 पेपर के अंतर्गत ये टॉपिक आता है। आइए हम लोग बात करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने सल्तनत काल की भू राजस्व व्यवस्था के बारे में मैं बताई हूँ। आज आप लोग मुगल काल के अकबर के भू राजस्व व्यवस्था के विषय में जानें। तो अकबर की उपलब्धियों में उनके भूमि संबंधी सुधार का विशेष महत्व है, और यद्यपि उनके भूमि सुधार जो थे वो मौलिक नहीं थे, और क्योंकि उसे सर्वप्रथम जो है शेरशाह सूरी के द्वारा स्थापित किया गया था। शेरशाह ने भूमि की पैमाइश करवाई तथा उपज का 1/3 भाग भूमि कर निश्चित किया, किंतु उसकी मृत्यु के पश्चात उसके साम्राज्य में अराजकता फैल गई और उसकी भूमि संबंधी सुधार जो है अब विनष्ट होने लगे। अतः जब अकबर सिंहासनारूढ़ हुआ तो उसने शेरशाह की भूमि संबंधी सुधारों को पुनर्जीवित करके उन्हें विकसित रूप में कार्यान्वित करने का निश्चय कर लिया, और इस ओर उन्होंने ठोस कदम उठाया। तो अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अकबर ने 1560 ईस्वी में मजीद आशफ खां को दीवान या वित्त मंत्री नियुक्त किया। उसने अमीरों को प्रसन्न रखने के लिए उनकी जागीरों के काल्पनिक आंकड़े लिखवा डाले, जिससे भविष्य में अनेक कठिनाइयाँ जो है वो उत्पन्न हुई। तो आशिफ खां ने जो राजस्व निर्धारण के संबंध में जो भी व्यवस्था किया वो त्रुटिपूर्ण रहा, और इसलिए 1563 ईस्वी में अकबर ने एतमद खां को, जो कि एक अनुभवी प्रशासक था तथा शेरशाह की सेवा में वह रह चुका था, खालसा भूमि की व्यवस्था के लिए उन्हें नियुक्त कर लिया। और सर्वप्रथम उसने शाही भूमि खालसा भूमि को जागीरी भूमि से अलग किया, और लेकिन राजस्व निर्धारण के संबंध में उन्होंने कोई परिवर्तन नहीं किया, और शेरशाह के समय से जो चली आ रही थी राजस्व अनुसूचियों को उसी तरह जारी रखा। उसने राजधानियों के क्षेत्रों के मूल्यों को आधार स्वीकार कर संपूर्ण साम्राज्य की भूमि जो है वो कर की नगदी में परिवर्तित कर दिया। इसके अतिरिक्त इस समय वित्त विभाग के संगठन की भी उसको भी व्यवस्थित करने का उन्होंने प्रयास किया तथा मुद्राओं को उसके वास्तविक मूल्यों में प्रसारित किया गया। 1564 ईस्वी में अकबर ने अपनी भूमि व्यवस्था के अंतर्गत मुजफ्फर खां को दीवान और टोडरमल को उसके सहायक के रूप में नियुक्त किया। मुजफ्फर खां ने काल्पनिक आंकड़ों के स्थान पर वास्तविक उपज आंकड़े एकत्रित करने का निश्चय किया, और इसके लिए उन्होंने 10 कानूनगों की नियुक्ति की उन्होंने, और वास्तविक आंकड़े के आधार पर भूमि कर को जमाए हाल हासिल नामक एक नवीन खाता खुलवाया, और किंतु यह लेखा खुलवाया, लेकिन यह लेखा भी अधिक विश्वसनीय नहीं था, क्योंकि यह लोगों की सूचनाओं पर आधारित था तथा इसमें कानूनगो आदि ने अनुमान
से काम किया था, मतलब सही ढंग से नहीं किया था। अतः यह भी जो था त्रुटिपूर्ण था। इस त्रुटि को दूर करने के उद्देश्य से अब अहमद खां को भूमि का दीवान नियुक्त किया गया और उसने प्रति वर्ष लगान निर्धारण के नरक प्रणाली को चालू किया, जिसके द्वारा शासक तथा भूस्वामी के मध्य पारंपरिक जो बंदोबस्त की व्यवस्था की गई। डॉक्टर R.P. त्रिपाठी के अनुसार यह एक प्रकार की ठेकेदारी थी, लेकिन यह प्रणाली भी संतोषजनक साबित नहीं हुआ। 1570 ईस्वी में मुजफ्फर खां को पुनः भूमि का दीवान नियुक्त किया गया और इस बार मुजफ्फर खां ने लगान संबंधी व्यवस्था को पुनः संगठित करने का निश्चय किया और इस कार्य में उसे टोडरमल से बहुत सहयोग प्राप्त हुआ था। अब मुजफ्फर खां ने भूमि की पैमाइश तथा उसकी उपज के आधार पर लगान निर्धारण करने का निर्णय लिया। सन 1573 ईस्वी में गुजरात विजय के पश्चात अकबर ने स्वयं भू राजस्व व्यवस्था में रुचि लेना प्रारंभ किया और उसने जागीर भूमि को कम कर खालसा भूमि के विस्तार पर बल दिया और जिसके फलस्वरूप साम्राज्य का एक बहुत बड़ा भाग खालसा भूमि में परिवर्तित हो गया। 1675 ईस्वी में भूमि की पैमाइश के लिए अधिकारियों का एक दल तैयार किया गया और पैमाइश के लिए रस्सी की जगह अकबर ने लोहे की कड़ियों का प्रयोग किया और जिसका नाम जरीब रखा गया और इस जरीब के द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में राजपूत राज्य बिहार, बंगाल और मुल्तान को छोड़कर अन्य सभी भागों की पैमाइश जो है वो करवाई गई। इसके साथ ही साम्राज्य की खालसा भूमि पर 182 करोड़ी की नियुक्ति की गई। करोड़ी भी एक मतलब एक पोस्ट था, एक अधिकारी था और प्रत्येक करोड़ी के अंतर्गत इतना भूभाग रखा गया जिससे कि वे प्रत्येक वर्ष 1 करोड़ तक का राजस्व दे सकते थे। करोड़ी का कार्य अपने क्षेत्र की सीमाएं निर्धारित करना था और लगान के विभिन्न साधनों का लेखा जोखा तैयार करना था। प्रत्येक साधन से प्राप्त धनराशि और प्रत्येक फसल का ब्यौरा उनको रखना पड़ता था। करोड़ी की सहायता के लिए कारकुन तथा पोतदार जैसे पदाधिकारी भी नियुक्त किए गए। यद्यपि इस समय दीवान के पद पर टोडरमल नियुक्त था, किंतु राजस्व संबंधी साम्राज्य को 12 प्रांतों या सूबों में बांट दिया गया और इसके लिए 12 दीवान भी नियुक्त किए गए। तो अकबर के आदेश से भूमि कर के निर्धारण के लिए भूमि के उपज के आधार पर पोलज, परती, चाचर और बंजर, जिसमें प्रत्येक वर्ष 2 फसल हुआ करते थे और परती भूमि वह थी जो उर्वर शक्ति प्राप्त करने के लिए कुछ समय तक परती पड़ी रहती थी, मतलब कभी कभी उसकी उर्वरा शक्ति के लिए उसको छोड़ दिया जाता, उर्वरा शक्ति उसमें बढ़ जाए इसलिए उस बार उसको छोड़ दिया जाए, ऐसा उसको परती भूमि कहा जाता था। चाचर भूमि 3-4 वर्षों तक जोती बोई नहीं जाती थी। बंजर वह भूमि थी जो 5 वर्षों अथवा इससे अधिक समय तक परती रखी गई थी। प्रथम 2 प्रकार की इससे अधिक समय तक परती रखी गई और प्रथम 2 प्रकार की भूमि जो है वो पोलज और परती को पुनः उत्तम, मध्यम और निष्कृष्ट 3 श्रेणियों में बांटा गया। इन तीनों श्रेणियों से उपज के आधार पर लगान भी निर्धारित किया गया और उपज का 1/3 भाग राजस्व के रूप में लिया जाता था। अन्य 2 प्रकार की भूमियों पर भी उपज के आधार पर क्रमशः प्रत्येक वर्ष अधिक राजस्व वसूला जाता था।
ऐसा इसलिए किया जाता था कि कृषक भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए प्रयत्नशील रहे। उपज के 1/3 भाग को नगद रूप में परिवर्तित करने के लिए प्रत्येक वर्ष विभिन्न अनाज के बाजार को एकत्रित किया जाता था, लेकिन यह व्यवस्था असुविधाजनक प्रमाणित हुई और इसमें लगान वसूली से भी विलंब होता था। इस समस्या के निवारण के उद्देश्य से 1580 ईस्वी में अकबर ने आईने दहसाला अर्थात 10-16 बंदोबस्त जो है वो चालू किया। इस व्यवस्था के अनुसार राज्य का भाग उपज का 1/3 ही रहा, किंतु इस तिहाई का नगद रूप सन 1580 के पिछले 10 वर्षों का औसत निकालकर निश्चित किया गया। इस व्यवस्था से लगान का नगद रूप निकालना जो है वो आसान हो गया और वसूली में विलंब होने की संभावना भी जाती रही। साथ ही कृषकों को पहले से ही ज्ञात रहता था कि उनको कितना लगान देना है और दूसरी ओर राज्य को भी लगान से प्राप्त होने वाले आय के बारे में पता चल जाता था कि कितना उनको लगान आने वाला है। इस प्रणाली को लागू करने के पश्चात अकबर ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे ईमानदारी से लगान वसूली करें तथा नियमित रूप से लगान का विवरण भेजें। इसके अतिरिक्त फसलों के नष्ट होने की अवस्था में कृषकों को राज्य की ओर से हर संभव सुविधाएं देने का प्रयत्न या आश्वासन दिया गया और ऐसे समय में उनके लगान में कटौती नहीं की जाएगी। तो अकबर के शासनकाल में लगान निर्धारण के लिए 3 प्रणालियाँ जो थी वो प्रचलित थी और जब्ती, नस्क और गलाबख्शी। तो जब्ती के अंतर्गत भूमि की पैमाइश की जाती थी और तथा उपज के आधार पर जो है वो लगान निर्धारित किया जाता था। यह प्रणाली बिहार, इलाहाबाद, मालवा, अवध, आगरा और लाहौर, मुल्तान, दिल्ली आदि प्रांतों में प्रचलित थी। और नस्क के अंतर्गत न तो भूमि की पैमाइश होती थी और न ही फसलों का सामाजिक विवरण तैयार किया जाता था। तो डॉक्टर त्रिपाठी कहते हैं कि इसमें न भूमि की पैमाइश होती थी और न ही फसलों का वर्गीकरण किया जाता था। यह शासक अथवा कृषक या भूमि स्वामी के मध्य मोटे अनुमान पर आधारित शुद्ध और सरल एक समझौता होता था। यह प्रणाली बंगाल और काठियावाड़ एवं गुजरात के कुछ भागों में प्रचलित थी। गलबख्शी प्रणाली के अंतर्गत शासक की और उपज का एक भाग लिया जाता था और यह प्रणाली दक्षिण सिंध, काबुल के कुछ भागों तथा कश्मीर में प्रचलित थी। तो अकबर के भूराजस्व की एक और विशेषता थी कि इसके अंतर्गत प्रत्येक कृषक को एक पट्टा लिखकर दिया जाता था जिसमें उसकी भूमि तथा उसके बंदोबस्ती संबंधित या उसके लगान संबंधित बातें उल्लिखित होती थी और इसके बदले में कृषक उसको कबूलियत सौंपता था जो एक प्रकार का स्वीकृति पत्र होता था। तो अकबर की भू व्यवस्था का एक और उल्लेखनीय विशेषता थी कि यह राजस्व में जहाँ एक ओर उसने वृद्धि किया वहीं कृषकों की ओर ध्यान भी दिया, उनकी सुविधाओं का भी वो ध्यान दिया और राजस्व विभाग के कर्मचारियों को आदेश दिया कि वे कृषकों के हितों का ध्यान दें और उन्हें खेती के लिए प्रोत्साहित करें। अनावृष्टि अथवा अकाल और प्राकृतिक प्रकोपों आदि के काल में कृषकों के लगान में पर्याप्त छूट देने की व्यवस्था भी की गई थी। अकबर ने जजिया, जगात और तीर्थ कर को समाप्त करने के साथ ही बाजारों, शरायों और पशुओं की बिक्री संबंधी करों को भी समाप्त कर दिया था। कृषक शोषण को समाप्त करने के उद्देश्य से अकबर ने अपने अधिकारियों को कृषकों से नजराना अथवा भेंटें नहीं स्वीकार करने का आदेश दिया। उसने किसानों के पशुओं के लिए मुफ्त चारागाह एवं सिंचाई की उचित व्यवस्था का
ध्यान दिया, जिससे कि कृषक जो है बहुत ही लाभान्वित हुए। तो अकबर की भू राजस्व व्यवस्था की एक और उल्लेखनीय बात यह थी कि शोषक वर्ग अकबर के शासन काल में नहीं थे और परिणाम स्वरूप अकबर की भू राजस्व व्यवस्था जो है वो सफल रही। निरंतर युद्धों में लगे रहने के बाद भी शाही खजाना खाली नहीं हुआ और कृषि में उन्नति हुई तथा वाणिज्य, व्यापार और उद्योग धंधों के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति। इस तरह हम लोग आज जाने अकबर की भू राजस्व व्यवस्था। थैंक यू।